नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। युद्ध के बीच नरेंद्र मोदी कॉल पर हैं। नरेंद्र मोदी को एक बड़ा फैसला लेना है और पूरी दुनिया देख रही है नई दिल्ली क्या करेगी। इस वक्त अमेरिका और इजरायल ईरान पर गोले बरसा रहे हैं और ईरान बाकी 13 मुल्कों पर गोले बरसा रहा है। मतलब युद्ध की आग इस वक्त 15 देशों में फैली हुई है। हिंदुस्तान को पूरी खबर है। नरेंद्र मोदी ने आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को फोन किया, मोहम्मद बिन सलमान से बात की। मोदी ने बहरीन के किंग हमाद बिन अल खलीफा को भी फोन किया। इससे पहले मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की थी। युद्ध बढ़ने वाला है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और अगर यह युद्ध 15 मुल्कों से बढ़कर मानिए और 80-90 देशों तक पहुंच गया तो भारत क्या करेगा? भारत का रोल क्या होगा? अभी इस युद्ध में एक सुपर पावर अमेरिका है। अगर चीन, रूस और भारत जैसी पावर भी कूद गए तो क्या होगा? पाकिस्तान जैसे मुल्क बर्बाद होने शुरू हो चुके हैं। मुनीर इस वक्त बंकर में छिपकर बैठा है। पाकिस्तान की पब्लिक सड़कों पर आ गई है। अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान में घुसी हुई है। क्या हिंदुस्तान की नजर ईरान से ज्यादा पाकिस्तान पर है? जंग लड़ रहे हैं अमेरिका, इजरायल और ईरान। फिर क्यों मर रहा है पाकिस्तान? अमेरिका और इजरायल ने ईरानी रिजीम के 15 टॉप ऑफिशियल्स मारे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में पाकिस्तानी क्यों हलाल हो रहे हैं? पत्थर नहीं मारो, खुदा के वास्ते, मौला के वास्ते पत्थर मत चलाओ, मौला के वास्ते पत्थर मत चलाओ। पाकिस्तानियों ने ईरान को चुना। मुनीर और शहबाज के ऑर्डर पर पाकिस्तानी फोर्स ने अपने ही मुल्क के शहरियों को गोलियों से भुना। मामला इस्लामाबाद में भी पहुंच गया है, लाहौर तक भी पहुंच गया है। कराची, गिलगित, बिल्तिस्तान, इस्लामाबाद में आज बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जाम भाग हुए हैं। मैं सुबह ही सुबह आपका मूड नहीं ख़राब करना चाहता। सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है। बात हमें दीवार पे लिखी नज़र आ रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। कराची में तो टोटल कोलैप्स हो गया वहाँ की सिक्योरिटी का और कोई उनको नहीं रोका जा सका। इस्लामाबाद में भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। इतनी बिल्डिंग्स को आग लगाई है, मैं गिनवा भी नहीं सकता। सिक्योरिटी के इदारों पर उन्होंने हमले किए, उनकी बिल्डिंग्स को आग लगा दी, स्कूलों को आग लगा दी। कराची में, इन मज़ार लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल जो हैं उनको हैक किया गया है। पर ये पाकिस्तान किसी और की गेम खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा और अपना शदीद नुकसान करने जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान में गांव-गांव, शहर-शहर अमेरिका के खिलाफ, इजरायल के खिलाफ सड़कों पर वहां की पब्लिक उगल रही है जहर। फिर भी पाकिस्तान की फौज अपने ही शहरियों पर नॉन स्टॉप क्यों बरपा रही है कहर? क्या मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर पर हो रहा है अमेरिका का विरोध करने वाले पाकिस्तानियों का मर्डर? अमेरिकी पिट्टू, 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 इस्राएल पिट्टू, इस्राएल पिट्टू। अमेरिका मुर्दाबाद, नामंजूर, नामंजूर, इस्राएल नामंजूर। पाकिस्तान पर हमला इंडिया के कहने पर या अमेरिका के कहने पर, इस्राएल के कहने पर कबूल नहीं है। ये क्यों इन्होंने गर्दी हेलीकॉप्टर बैठे हुए तरह चुप करके अपने मौला को पुकार रहे थे ना? क्या कर रहे थे? हम कुछ नहीं कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज था। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने मुसलमानों को मार रही है। हम शिया है इसलिए मार रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। को मारे, ट्रम्प को मारे, नेतन्याहू को मारे, आप लोग निहत्थे लोगों पे आप लोग बरसाव कर रहे, आप लोग पत्थर बरसा रहे, आप लोग गोलियां चला रहे, आप लोग शेलिंग कर रहे। ये कौन से पाकिस्तानी है? ये कौन सी गवर्नमेंट है जो निहत्थे औरतों पे, बच्चों पे, लड़कों पे जुल्म कर रही है? हम एहतजाज करते हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ, बंद करें ये गुंडागर्दी, वरना हम भी अपने आप पे आ जाएंगे। शिया कौम किसी से डरती नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दुनियावी तौर पर तुम्हारे ज़िया बाप से भी नहीं डरा, और तुम्हारे अपनी बाप जो अजली बाप है फिरौन ट्रम्प, उससे भी नहीं हम डरते। क्यों भाग रहे हो तुम लोग? मौला जी ने कहा था मदाद चाहने वाला बुज़दिल होता है, वो मोमिन नहीं होता। क्यों भाग रहे हो तुम लोग? मत भागो, जम के खड़े हो जाओ, मर जाओ यहीं पे, मत रुक जाओ। ये शालिंग करना इनकी कमजोरी है, ये शालिंग करना इनकी कमजोरी है। ये अपनी कमजोरी में पर्दा डाल रहे हैं। ये अमेरिका के पिट्ठू है सारे, ये सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल का ऑपरेशन शुरू हुए 66 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मिसाइल हमलों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ना ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल रुक रही हैं, ना अमेरिका की मिसाइल रुक रही हैं। दनादन 24/7 एक के बाद एक जमीन के रास्ते, समंदर के रास्ते ईरान पर बस शोले ही बरस रहे हैं। इजरायल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की एक नई वेव शुरू हो चुकी है। और अब ये लड़ाई अपने सबसे भीषण मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले ये लड़ाई दो तरफा थी, एक तरफ अमेरिका और इजरायल, दूसरी तरफ ईरान। लेकिन अब इस लड़ाई में गल्फ और वेस्ट एशिया के 7 देश यानी इराक, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई के अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की एंट्री का भी अंदेशा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले 24 घंटों का घटनाक्रम। ईरान ने पिछले 24 घंटों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 14 देशों को निशाना बनाया है, जिनमें अमेरिका, यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, इजराइल, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन का नाम शामिल है। ईरान ने इन सभी देशों में मौजूद मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया है और ऐसा करके ईरान ने सीधे सीधे दुनिया के 14 देशों से दुश्मनी मोल ले ली है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने इसीलिए अब युद्ध में कूदने की बात कही है। यानी हर देश ने अपनी अपनी साइड पिक कर ली है। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान पर नॉन स्टॉप मिसाइलों की बारिश भी शुरू कर दी है। एक बार में एक नहीं, दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें तेहरान में दागी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पूरा वीडियो देखिए, धमाकों की गूंज सुनिए। जिस वक्त मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा है, उस वक्त पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर टिकी है। हिंदुस्तान ने भी अपनी साइड पिक कर ली है। नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात कर ली है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से बात कर ली है और नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे के बीच हिंदुस्तान की बात भी कह दी है। करंट क्राइसिस पर हिंदुस्तान का पक्ष क्या है, मोदी ने वो बात पब्लिकली कह दी है।
विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मोदी ने रविवार को इजरायली पीएम और यूएई के राष्ट्रपति को फोन मिलाया तो सोमवार को मोदी ने दो और इंपॉर्टेंट फोन कॉल मिलाए। एक कॉल बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा को मिलाया तो दूसरा कॉल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मिलाया। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान ने बहरीन और सऊदी अरब दोनों ही लोकेशंस पर अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया है और मोदी ने इन दोनों देशों पर ईरानी हमले की निंदा की है। इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि भारत किसके साथ खड़ा है। इस बीच वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना के बीच पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज के हाथ पैर अभी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी से फूलने लगे हैं। दोनों की शक्ल बता रही है कि चेहरे पर 12 बजे हुए हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक अब समझ चुकी है कि मुनीर और शहबाज ने मुस्लिम उम्मा को धोखा देने का काम किया है। ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ दिया है और ये बात इस चीज से भी क्लियर हो जाती है क्योंकि रविवार को पाकिस्तान के शहर शहर में हुए प्रदर्शन में मुनीर की फौज ने अपनी ही आवाम को गोलियों से भून डाला। बीच सड़क पर निशाना लगवा कर मुनीर ने अपने ही पाकिस्तानियों को मरवा डाला। इस कौम के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। 250 साल तक जब भी मुसलमानों में गद्दारी का जिक्र होता था, मीर सादिक और मीर जाफर का जिक्र होता था। पहला मीर जाफर और फिर दूसरा टीपू सुल्तान की पीठ में खंजर घोंपने वाला मीर सादिक। लेकिन आइंदा जिक्र होगा पाकिस्तानी मीर जाफरों और मीर सादिकों का। ये याद रखिएगा, ये मेरी पेशन गोई है कि गद्दारी का जब भी जिक्र होगा इन लोगों का जिक्र आएगा, इनका नाम आएगा। मीर जाफर और मीर सादिक इनके सामने फरिश्ते नजर आते हैं जो इन्होंने किया है। उन्होंने तो अपने जाती मफादात के लिए एक आध मुल्क का सौदा किया, इन्होंने उम्मत का सौदा कर दिया। कि जो ईरान की तमाम ही क़यादत को मारा जा रहा है ना, इवन साबिक सदूर को मारा जा रहा है, अपोजिशन लीडर्स को मार दिया गया है। इससे अब ईरान की जो लेफ्ट है ना, जो सो कॉल्ड इनकलाबी बनते थे, वो भी अब कह रहे हैं कि ये तो खाना जंगी करवाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये वक्त आ गया कि मीर जाफर ओहदा छोड़े और फटे चढ़े या पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासे अमेरिका की तहवील में दे दे। तो बताएं मीर जाफर कौन सा रास्ता चुनेगा। बाय द वे, मैं आज ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं इसको मीर जाफर कह के बुलाऊंगा। तो जब मैं मीर जाफर कहूंगा तो आपको पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है, इसका नाम लेने में अब इसकी इज्जत है, इसका ओहदा बताने में अब इसकी इज्जत है। अब इसको मैं मीर जाफर कह के बुलाया करूंगा और आप लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है जी, ये मैं आप सबको बता रहा हूं, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि ये ना लोग कि आपको पता है मैं नाम लेता हूं, मैं तो थंबनेल पे भी लिखता हूं, लेकिन अब मैं मीर जाफर लिखा करूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। क्योंकि नाम लेने से ज्यादा जो इसके करतूत हैं वो बताना जरूरी है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस टाइम जो सूरत हाल है उसमें एक इजलास होता है आज, जिसमें मीर जाफर और मीर सादिक सारे बैठे आपको नजर आ रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दुनिया के और सारे मामला सो कॉल देखे गए। अब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई से नहीं है, ऐसी किसी मीटिंग की कोई हैसियत नहीं है।
पाकिस्तान उतना ही कर सकता है जितना अमेरिका इजाजत देता है। पाकिस्तान वही कर सकता है जिसकी उन्हें आलमी ताकतें इजाजत देती। हम उतना बोल भी नहीं सकते जिसकी इजाजत हम। अभी तक भी पाकिस्तान ने इसराइल और अमेरिका की एक मैसेज में कहीं भी मजम्मत नहीं की। ना फौज का कोई ऐसा मैसेज आया है, ना ISPR की प्रेस रिलीज आई है, ना शहबाज शरीफ का कोई प्रेस रिलीज आया है या पैगाम आया है एक्स पे, ना नवाज शरीफ बोला, ना मरियम बोली, ना बिलावल, ना जरदारी, ना कोई और। इनको इजाजत नहीं है। तो आलमी ताकतें 20-30 साल की प्लानिंग करती। हमें तो ये चूरन बेचा गया था पाकिस्तान ताक क़यामत रहने के लिए कायम हुआ है। तो क्या 20-30 साल बहुत बड़े हैं ताक क़यामत रहने वाले मुल्क के लिए? नहीं, बड़े नहीं हैं। पाकिस्तान को खत्म करने का मंसूबा जब भी बनेगा तो 10-20 साल में ये पाया तकमील तक पहुंचेगा। इस दौरान इनको इंस्टॉल किया गया है, इन्हीं को चलाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि यही चलता रहे अगर पाकिस्तान की अवाम खड़ी नहीं हो जाती, और इनके जरिए पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान के निज़ाम, अखलाकियात, अवाम सबको बिल्कुल आपस में दूर कर दिया जाएगा, सब बर्बाद कर दिया जाएगा। मुजाहरे शुरू हो चुके हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ और अली ख़ामेनी की शहादत के ख़िलाफ़। और इस पे सबसे जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ट्रेजिक मैं समझूंगा इंसिडेंट, वो कराची में हुआ है। मुनीर ने अपने लोगों को मरवाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अपने घर के भीतर ही सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन अगर मुनीर ये सोच रहा है कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद सब शांत हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, अगर मुनीर ये सोच रहा है कि इजराइल अपना ऑपरेशन सिर्फ ईरान तक सीमित रखेगा, तो ये मुनीर की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि प्लान सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेगा, वो पाकिस्तान तक भी जाएगा। मोदी का नेतन्याहू से बात करना, ईरान ने मिडिल ईस्ट में जिन जिन देशों पर अटैक किया उनमें से बहरीन और सऊदी के राष्ट्राध्यक्षों से बात करना, यह साफ साफ एक संकेत दे रहा है। और वो संकेत यह है कि आज अगर ईरान की बारी है तो कल पाकिस्तान की भी बारी आएगी। अगर आज तेहरान में इजरायली मिसाइलों की बारिश हो रही है तो कल यही बारिश इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हो सकती है। और इसका डर खुद पाकिस्तानियों को भी है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक की हो या मगरिब की, अमने आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस पर इस वक्त इत्मीनान का इजहार नहीं करना चाहिए कि ये ईरान के साथ हो रहा है और वो इस वक्त अमेरिका के कैंप में है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी निशाना बन सकता है बॉस। वो इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और जो मिसालें दी जा रही हैं वो ये कि सबसे पहले सद्दाम हुसैन को टारगेट किया गया, उसके बाद कज़ाफी को टारगेट किया गया, उसके बाद अब ईरान को टारगेट किया गया। इसलिए पाकिस्तान को इस बात का खदशा रहना चाहिए कि उसके खिलाफ कभी भी कोई केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भी इस तरह का इकदाम किया जा सकता है। इंडिया वालों का भी बयान आ गया है। मोदी साहब ने इजराइल का अटैक जो ईरान पे हुआ उसको कंडेम नहीं किया, जो ईरान ने इजराइल पे किया या यूएई पे किया उसको कंडेम किया है। इस कौम का कोई हल मौजूद नहीं है। ये दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे और फिर जिस तरीके से
आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है उनको, अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी सब है। चीमा साहब दर हकीकत हमारा हर दूसरा आदमी तो मीर जाफर है चीमा साहब। दूसरा मुझे फिक्र पाकिस्तान की है, जो मेरी मादरे में मैंने बता दिया आपको, आपके तीनों बॉर्डर हाट है और अमेरिका के सारे बॉर्डर ही हाट है इस वक्त। अक्सर लोग ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ईरान के बाद अगला टारगेट इजराइल का पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब का मिजाज है, जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है, सारी दुनिया को उसने हिला के रख दिया था। उन्होंने कहा था हम तो जाएंगे तो हम आधी दुनिया साथ लेके जाएंगे, अगर इफ दिस इज व्हाट योर बिहेवियर इज देन दे वोंट कम नियर यू। ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों की सबसे बड़ी वजह ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ताजा हमले में इजरायल और अमेरिका दोनों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया है। ईरान ने खुद ये बात कही है कि नतांज में उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया है, और पेंटागन ने भी मौजूदा वॉर पर की गई अपनी पहली ब्रीफिंग में ये बात साफ साफ कह दी है। If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. Iran was building powerful missiles and drones to create a conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Let me say that again. A conventional shield for their nuclear blackmail ambitions. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. ये ईरान की वही रिजीम थी जो कल तक जोर जोर से डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाया करती थी, लेकिन अब वो नारा लगाने वाले ही मार डाले गए हैं। डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल जैसे नारों की गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई देती रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताजा हमलों के बाद ये स्लोगन पाकिस्तान में फिर सुनाई दिया है, और इस बात की संभावना ज्यादा है कि जैसा ईरानी रिजीम के साथ हुआ वैसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान किस मुश्किल में, इसलिए कि हम ईरान के साथ भी डायरेक्टली इख्तिलाफ नहीं कर सकते, साथ ही हमें अमेरिका का साथ भी देना है। इस वक्त आपने देखा कई जगह पे पाकिस्तान में भी जिस तरह से लोगों ने तोड़फोड़ की है अमेरिकन कॉन्सुलेट की, तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आपको उसकी क्या पोजीशन लग रही है, इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, ये जो मौका है ना, इसमें बहुत तदब्बर की और बहुत एक दानिशमंदी के साथ डिप्लोमेसी को हैंडल करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरह के लोग नहीं हैं जो एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कोई एक सही फैसला ले सकें। तो कुछ जो आसार और कराइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, वो दुरुस्त नहीं है इस वक्त। वो कोई इतने उम्मीद अफजा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपने आप को खुद ही एक मुश्किल में फंसा लिया है। जैसे कहते हैं ना कि दो हाथियों की लड़ाई में हम बीच में फंसे हुए हैं, ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल के बीच में। यूएस कॉन्सुलेट के सामने कराची में जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसमें बेचारे कितने सारे बेचारे लोगों को शहीद कर दिया गया पुलिस फायरिंग से। इसी तरह इस्लामाबाद में और लाहौर में बाकी जगहों पर ये जो गिलगित बल्तिस्तान में भी जी, गिलगित बल्तिस्तान या उस हद तक, यानी दूर दराज इलाकों तक। और ये बात खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए जब अगर जंग जारी रहेगी तो ज़ाहिर है कि लोगों का रिएक्शन भी रहेगा, और इसी तरह जो अमेरिका और इसराइल जो बदमाशियां कर रहे हैं उसके खिलाफ भी रिएक्शन होगा अवाम में। अब ये फैसला पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स ने करना है कि क्या वो सारी उम्र अमेरिका की गोद में बैठे रहेंगे और उन्हीं की जलालत करेंगे, उन्हीं के जूते चाटेंगे, या कोई इनमें वो भी है, क्या कहते हैं, कोई यानी गैरत भी है कि कोई जिसको कहते हैं ना कि मर्दाना कोई उनमें गैरत है या नहीं है, कि इसी तरह अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे और इसी तरह जलालत कबूल करेंगे। तो यह फैसला इन्होंने करना है। मैं समझता हूँ कि
अनफॉर्चुनेटली ये सही फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी ही अमेरिका की गुलामी में रही है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर है। युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान किस तरफ रहेगा, ये लाइन करीब करीब क्लियर हो गई है। और मोदी की लाइन देखकर मुनीर का फियर बढ़ गया है। पाकिस्तान में अभी से सबको डर लगने लगा है। ईरान ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की कोशिश की है। नेतन्याहू के दफ्तर पर बड़ा हमला किया। अब तक की खबर यही है कि नेतन्याहू सेफ हैं ईरान में, लेकिन कोई सेफ नहीं है। टॉप लीडरशिप मार दी गई, कमांडर्स खत्म कर दिए गए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स 2-2 हजार पाउंड के बम गिरा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। ईरान की नेवी खत्म कर दी है। आज ईरान की एयरफोर्स को भी इजरायल ने लगभग बर्बाद कर दिया। मतलब ईरान के पास अब कोई खास मिसाइलें नहीं बची हैं, अब सिर्फ ड्रोन्स बचे हैं। तेहरान के ऊपर अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट्स बेखौफ उड़ रहे हैं। ईरान के अरक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भारी बमबारी की जा रही है। इजरायल के फाइटर जेट्स IRGC के तमाम बड़े ठिकानों पर बम गिरा रहे हैं। ईरान की एक बड़ी गैस पाइपलाइन को भी उड़ा दिया गया है और अमेरिका ने कह दिया है कि जब तक ईरान की पूरी फौज को हम नहीं खत्म कर देंगे, हम चुप नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप की टॉम हॉक इस्लामिक रिजीम को राख करने पर आमादा हैं। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकी अड्डों पर तबाही मचा रही हैं। नेतन्याहू के बॉम्बर ईरानी फोर्स और नेवी पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। महायुद्ध की आग में मिडिल ईस्ट के 10 देश झुलस रहे हैं। ईरान अकेले ही 9 देशों पर भीषण हमले कर रहा है। ईरान के हमले की चपेट में अब तक इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, तुर्की और साइप्रस आ चुके हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको है। ईरान की इस्लामिक रिजीम ने ड्रोन अटैक कर अरामको को धुआं कर दिया है। अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी से उठता धुएं का गुबार 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। ईरानी ड्रोन अटैक के बाद अरामको में भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहां काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भागने लगे। ईरान ने अरामको को टारगेट कर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से डायरेक्ट पंगा ले लिया है। ईरान जहां शिया मुसलमानों का पावर हाउस है, तो सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों का पावर हाउस है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब ईरान के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध में कूद सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिसाइल अटैक किए हैं। ये हयात रिजेंसी होटल की तस्वीरें हैं जहां ईरानी मिसाइलें गिरी और होटल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। ईरान ने रियाद के उस इलाके को भी टारगेट किया है जहां सऊदी प्रिंस और बड़े बड़े शेखों के आशियाने हैं।
सऊदी अरब के बाद मिडिल ईस्ट के सबसे विकसित देश यूएई पर ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने 541 ड्रोन अटैक कर दुबई और अबू धाबी जैसे मॉडर्न शहरों को पाषाण युग में बदलने की साजिश की। वहां बड़े होटलों और शानदार बीच को निशाना बनाया। सऊदी अरब, यूएई के बाद ईरान की शिया इस्लामिक रिजीम ने कुवैत से भी डायरेक्ट पंगा ले लिया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी के परिसर पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरानी हमलों में कुवैत सिटी की अमेरिकी एम्बेसी धुआं हो गई है। ईरान ने 24 घंटे में कुवैत पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 280 से ज्यादा ड्रोन दागे। कुवैत में ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। यहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कुवैत के अब्दुल्ला मुबारक नेवी बेस पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 12 सुसाइड ड्रोन से अटैक किए। कुवैत के अमेरिकी अड्डों में हुए हमलों में 1 की मौत और 32 लोग घायल हो गए। ट्रंप की टेंशन इन तस्वीरों को देखकर बहुत बढ़ गई है। कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर प्लेन क्रैश हो गए। ये तस्वीरें F-15 फाइटर प्लेन की हैं, जो क्रैश होने के बाद गोते लगाता हुआ तेजी से नीचे आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। एक आग का गोला बन गया है और दूसरे के दाएं इंजन की तरफ आग लग गई है। गनीमत रही कि ट्रंप के फाइटर पायलट वक्त रहते फाइटर प्लेन से निकलने में कामयाब रहे और वो कुवैती जमीन पर ही गिरे। अगर वो ईरान के इलाके में गिरते तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। खामेनेई की मौत से भन्नाया इस्लामिक रिजीम उनके साथ क्या क्या करता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वो 3 पायलट हैं जो F-15 क्रैश होने के बाद सुरक्षित एग्जिट हुए हैं। इनमें एक महिला पायलट है, 2 मेल पायलट हैं। एक पायलट का हाथ बुरी तरह से जख्मी है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के दोनों फाइटर प्लेन आपस में टकराने की वजह से क्रैश हुए? क्या ईरान के एयर डिफेंस ने उन्हें निशाना बनाया? अमेरिका का दावा है कि आपस में टकराने की वजह से क्रैश हुए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी एयर डिफेंस ने मिसाइल फायर की जिससे क्रैश हुए। अब ईरान सबसे घातक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन अटैक बहरीन पर कर रहा है। यहां ट्रंप के मिलिट्री बेस को ईरान ने फिर उड़ाने की कोशिश की। इस्लामिक रिजीम 47 साल से अमेरिका के खिलाफ एक तरफा युद्ध छेड़े हुए हैं। यह सब खुल्लम खुला था। वे डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते थे। उन्होंने अमेरिकी लोगों का खून बहाया। बेरूत में हमारी एम्बेसी और शिप्स पर हमले किए। इराक और अफगानिस्तान में भी अमेरिकी सैनिकों पर हमले हुए, जिसे ईरान की कुदूस फोर्स और IRGC ने फंड किया। मेरी जनरेशन जानती है कि जो भाई कभी अपने घर नहीं लौटे, हमारे हजारों सैनिकों को बम से मारा गया। ईरान बेस्ड आतंकी संगठनों ने कत्लेआम किया। हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस और मिलिट्री बेस पर 70 मिसाइल अटैक किए। 50 से ज्यादा शाहिद कामिकाजी ड्रोन से हमला किया। वहां तैनात अमेरिका की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने 61 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। 34 कामिकाजे ड्रोन को भी एयर डिफेंस ने मार गिराया। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का बेड़ा तैनात है। यहां पर बैलिस्टिक और कामिकाजे ड्रोन से लगातार हमले किए गए। ईरान ने यहां अमेरिकी नेवी बेस के सर्विस सेंटर और कम्युनिकेशन टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। बहरीन में अमेरिकी अड्डों को फूंकने के लिए दागे गए कई ड्रोन और मिसाइल टारगेट से भटक गए। वो जुफैर और हुरा के उन इलाकों में गिरे जहां काफी ज्यादा मुस्लिम आबादी बसी है। ईरानी हमलों में मनामा की द ब्रेकर
और एरा व्यू जैसी स्काई स्क्रैपर इमारतें धू धू कर जलने लगी। ईरान ने अल हिंद में अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड पर भी मिसाइल चला दी। इतना ही नहीं, खामेनेई की मौत से गुस्साए इस्लामिक रिजीम ने बहरीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी उड़ाने की कोशिश की। ईरान ने बहरीन के अल हिंद में स्थित अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड पर भी हमला बोला। ईरान का दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर बहरीन के पोर्ट को तबाह कर दिया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी संघर्ष भी शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें बहरीन की हैं, जहां शिया मुसलमान बहरीन की फोर्स पर अटैक कर रहे हैं। Doing is actually self-defense under the provisions of the Charter of the United Nations. Now we are defending ourselves legitimately. So as it was said several times by the high-ranking officials of the Islamic Republic of Iran, possibly the enemies like the Zionist regime and the US can start a war against Iran, but the end of the war is not in their own hands. So Iran will put an end to the war, actually. So this is what the Islamic Republic of Iran would make the final decision in this regard. ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में असली तबाही शुरू की है। ईरान पहले एक एक कर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। अब ईरान ने स्ट्रेटजी बदल दी है, एक साथ दर्जनों मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। ये ईरान की फतह 110 मिसाइल है, जिसे इजरायल पर लॉन्च किया गया। इसकी तस्वीरें आईआरजीसी ने जारी की। आईआरजीसी ने सबसे घातक शाहिद 136 कामिकाजे से बड़े हमले शुरू किए हैं। नए हमलों में यूएई की राजधानी अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया गया है। ईरान ने कतर में 2 एनर्जी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। एक मिसाइल मेसाइद एनर्जी प्लांट के वाटर स्टोरेज टैंक पर गिरी, दूसरी मिसाइल रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में गिरी। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में इराक भी जल उठा है। बगदाद में अमेरिकी बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खामेनेई समर्थित शिया मिलिशिया ग्रुप यहां अमेरिकी संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें खदेड़ने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। इराक से इरबिल शहर के कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी, वहां भी अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ है। अभी तक की लड़ाई में तुर्की बचा हुआ था। अब ईरान ने जंग को तुर्की तक पहुंचा दिया है। तुर्की में अमेरिका के इंसरलिक एयरबेस पर ईरान ने स्ट्राइक कर एर्दोगन को भी भड़का दिया है। ईरान अब दावा कर रहा है कि वो रुकेगा नहीं जब तक ट्रंप का गुरूर तोड़ेगा नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी देश के नेता को ऐसा कहने का अधिकार है कि हम हमला कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, हर वैध अधिकार है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता का कार्य है। ईरान ने 9 देशों पर हमले के साथ साथ अब समंदर में तैरते तेल जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यह तेल टैंकर ओमान की खाड़ी से हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहा था, तभी ईरानी कामिकाजे ड्रोन ने इस पर हमला किया। ड्रोन अटैक के बाद तेल टैंकर से धुआं उठने लगा। ईरान के इस हमले में एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। ईरान ने दुनिया में तेल संकट पैदा कर युद्ध रुकवाने के लिए हॉर्मूज को बंद करने का पैंतरा चला है। वहां लगातार तेल ढोने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। इजरायल के 15 फाइटर प्लेन ने 30 बंकर बस्टर बम गिराकर खामेनेई को उड़ाया था। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ा दिया है। हमारे प्रिय नेता खामनेई को दुष्ट अमेरिकी जॉयनिस्ट गठबंधन ने शहीद कर दिया
मैं ईरानी राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अस्थायी नेतृत्व परिषद, जिसमें मैं खुद गुलाम हुसैन, मोहसिनी और अली रजा अराफी शामिल हैं, हमने अपना काम शुरू कर दिया है और आगे भी इसी रास्ते पर चलेंगे। ईरान ने इजरायल के 4 शहरों में भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। तेल अवीव, यरूशलेम, बीरशेबा और इजरायल के ऐतिहासिक पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें मार रहा है। ईरान ने अब खैबर जैसी एडवांस और घातक मिसाइलों से इजरायल में तबाही शुरू कर दी है। ये इजरायल का बीरशेबा इलाका है जहां ईरान रात से हमले कर रहा है। बीरशेबा में रिहायशी इलाकों पर इजरायल ने हमले किए हैं। कई मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में फेल रहा और सीधे रिहायशी इलाकों में जाकर गिरी, जहां काफी नुकसान होने की खबर है। बीरशेबा में ईरान ने जो मिसाइल अटैक किए, उनमें कई मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए थे। इनसे एक साथ कई टारगेट को हिट किया गया। मैं यहाँ बेरशेवा में एक सिनेगॉग पर खड़ी हूँ, जहाँ इजरायली मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी। कई सिविलियंस मारे गए। ये मिलिट्री टारगेट नहीं है। इस्लामिक रेजिम सिविलियंस को निशाना बना रही है। ईरान की टेरर रेजिम आम लोगों की हत्या को वॉर टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये सिविलियंस को मारकर अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं। हम मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम इस खतरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये तस्वीरें इजरायल की राजधानी तेल अवीव की हैं। ईरान यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। आयरन डोम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ मिसाइलें तेल अवीव शहर में गिरी हैं, जिनसे काफी नुकसान हुआ है। तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए। ईरान के मिसाइल हमले के बाद हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। ये यरूशलेम का मंजर है, जहां ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया। ईरान की मिसाइल अटैक से हाइफा में भी भयंकर तबाही मची है। हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। खामेनेई को उड़ाने के बाद अमेरिका के बॉम्बर और इजरायल के फाइटर जेट अब IRGC के अड्डों को उड़ा रहे हैं। ये तेहरान में IRGC के अड्डे पर इजरायल का नया हमला है। इजरायल ने इतना बड़ा बम फोड़ा है जिससे पूरा इलाका कांप रहा है। धुएं का गुबार आसमान तक उठ रहा है। नेतन्याहू के टारगेट पर अब ईरान की इस्लामिक रिजीम की बड़ी लीडरशिप है। जहां जहां लीडरशिप के छुपने की आशंका है, वहां लगातार बमबारी जारी है। तेहरान के हर उस इलाके को अमेरिका और इजरायल के बॉम्बर उड़ा रहे हैं जहां इस्लामिक रिजीम का कनेक्शन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेहरान के डाउनटाउन इलाके में कितना बड़ा हमला हुआ है। अड़तालीस घंटे में अमेरिका इजरायल की एयरफोर्स ने 131 शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक अब तक 550 से ज्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं। इनमें इस्लामिक रिजीम से जुड़े 48 नेता, 45 कमांडर शामिल हैं। अमेरिका ने अरब सागर से फिर ईरान पर बहुत बड़े हमले बोले हैं। फारस की खाड़ी में ईरान के डिस्ट्रॉयर ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने अब तक ईरान के 9 जंगी बेड़ों को समंदर में डुबोने का दावा किया है।